सुनाओ आईएफसीआई लिमिटेड अब देखिए 58 रुपए 23 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड यहाँ पर ना सबको इंतजार है ये जानने का कि इस स्टॉक के अंदर होने क्या वाला है, 100 रुपए तक क्या ये जा सकता है। देखिए जाहिर सी बात है, सबको पता है कि आईएफसीआई हमको क्यों बाय करना है, आईएफसीआई की तरफ इंटरेस्ट क्यों है। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक एनएसई से एनएसई का एक्चुअल में आईपीओ से पहले हो क्या रहा है, क्या वो फंडामेंटल बेसिस पर प्ले हो रहा है या सिर्फ एक टेक्निकल बेसिस पर प्ले हो रहा है। टेक्निकल बेसिस पर प्ले हो रहा है ना कि फंडामेंटल बेसिस पर। अगर आप देखेंगे फंडामेंटल बेसिस पर प्ले करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं है। जिस तरीके की अर्निंग है उस तरीके का मार्केट कैप भी है, ये भी ध्यान रखें, कंपनी की वैल्यू है। अगर यहां से और देखेंगे वैल्यू तो वो आपको महंगी ही देखने को मिलेगी एंड ऐसे में मार्केट जो है आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा। तो जो भी है अभी एनएसई के आईपीओ से पहले वो सिर्फ टेक्निकल बेसिस पर प्ले किया जा रहा है। अच्छी जगह पर आ जाता है, वहां से बाइंग स्टार्ट हो जाती है और एक ऐसे रेजिस्टेंस जोन में पहुंचता है, वहां से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है बिफोर एनएसई आईपीओ। बट एनएसई आईपीओ से जो है वो जाहिर सी बात है, जब तक वो नहीं आ जाता है एनएसई का आईपीओ तब तक आपका इंटरेस्ट जो है वो इस स्टॉक से खत्म नहीं होना है। जाहिर सी बात है, कोई भी यहां पर ना इसको इग्नोर नहीं करेगा। अभी क्या वो 100 रुपए आना है वगैरह वगैरह, वो तो भाई एक बार एनएसई का आईपीओ हो जाए, क्योंकि डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो आईएफसीआई पर ही पड़ना है बिकॉज ऑफ इनके पास होल्डिंग है, इनके सब्सिडरी के पास एक्चुअल में होल्डिंग है एंड एनएसई इंडिया की शायद सबसे बड़ी होल्डिंग इन्हीं के पास। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वहीं का वहीं है, कुछ ज़्यादा असर नहीं है। ये Q3 का नंबर हमेशा ठंडा ही निकलता है, तो वो Q3 का नंबर ठंडा निकला एंड वो अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस जैसी है तैसी की तैसी है। कोई ऐसा नहीं है कि एक ऐसा स्टीलर नंबर हमारे सामने आ गया एंड लगातार जो काम जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ऐसा कुछ अभी आईएफसीआई के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो फंडामेंटल बेसिस पर तो अभी कुछ है नहीं है, फंडामेंटल बेसिस पर अभी नहीं है। बट जो भी है वो एनएसई का आईपीओ से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ, क्योंकि प्ले करने के लिए कुछ तो चाहिए। मार्केट में क्या प्ले नहीं होती हैं चीजें, तो वही है, मनी चेज करेगा आईएफसीआई को, बस और कुछ नहीं है। एनएसई का जो आईपीओ है वो जब तक आ रहा है, जब तक मतलब एक स्टार्टिंग डेट जो है जब तक नहीं आ रही है तब तक इसको ऐसे ही प्ले किया जाएगा। जब भी स्टार्टिंग डेट आ जाएगी एंड वैल्यूएशन निकल कर आएगी एनएसई के आईपीओ की, तो उस हिसाब से स्टेक की वैल्यू कैरी करके वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग देखेंगे एंड उससे यहाँ पर जो है ना आपका प्राइस जो है निकालने की कोशिश करेंगे। हिसाब से बात वही सब कुछ चलना है। लेकिन एक बार एनएसई का आईपीओ लिस्ट हो गया उसके बाद आप देखिएगा कि आप इसको रख नहीं पाएंगे। कोई ना कोई आकर पहले दिन गिरावट नहीं आई, दूसरे दिन गिरावट नहीं, तीसरे दिन बेचना स्टार्ट कर दें, आपसे पूछ के नहीं हो। तो सारी स्ट्रेटजी आपका पहले से होनी चाहिए। लेकिन जब तक एनएसई के आईपीओ का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब डेट का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, उससे पहले टेक्निकल बेसिस पर ही काम चल रहा है स्टॉक के अंदर। ये बात आप समझ लीजिए। एक अच्छी जगह मिल जाता है, वहां पर खरीदारी आ जाती है, उसके बाद एक ऐसी जगह जहां रेजिस्टेंस हो वहां बिकवाली आ जाती है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वो 4.4% स्टेक एनएसई इंडिया की रखे हुए है, जिसका टोटल वैल्यू लमसम 23,000 से 25,000 करोड़ के आसपास का है। कई लोग बात कर रहे हैं एनएसई का कि एनएसई का जो भाव है वो 4,000 रुपये होना चाहिए था, फेयर वैल्यू होना चाहिए था। अब इसमें कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, बट एनएसई का जो अनलिस्टेड भाव है वो आज की डेट में 2100 के आसपास का देखने को मिलता है। वो उसको 4,000 यानी 2 टाइम के अराउंड देख रहे हैं कि इतना ये फेयर वैल्यू नहीं है। 2100 के आसपास का प्राइस जो मिल रहा है एनएसई का, यानी कि एनएसई का टोटल वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ के आसपास का आका जा रहा है। कई सारे रिपोर्ट्स आपको जो है पहले आ चुकी हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो 10 लाख करोड़ के आसपास का है, तो भाई इनकी स्टेक की वैल्यू 2 टाइम कर दीजिए, 40 से 50,000 करोड़ के आसपास का इनके स्टेक की वैल्यूएशन बनती है। लेकिन एनएसई इतनी वैल्यू पर लाएगा नहीं, वो भले ही मार्केट फिर चल जाए एंड वगैरह वगैरह वो जो भी है, बट ये सारी चीजें रहेंगी। तो अभी सिर्फ क्रेज इसलिए है बिकॉज ऑफ इनकी सब्सिडरी के पास एनएसई इंडिया की होल्डिंग है, ये क्रेज है एंड उसको मार्केट प्ले करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर एक को नहीं लगना है एनएसई का आईपीओ। तो पहले कुछ चीजें या कुछ स्टॉक उससे जुड़े हुए उनको प्ले करने की कोशिश करता है मार्केट, सिर्फ मनी चेज करता है, मनी चेज करता है। तो जो मनी चेज होएगा ना तो वो आपको भी चलना है। तो ये बहती गंगा में ना आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी बना के चलनी है वो आपको चलना है। एक इंपॉर्टेंट जगह पर आपको मिले उधर बाई करो, एक रेजिस्टेंस की तरफ मिले उधर सेल कर दो, जब तक एनएसई का आईपीओ नहीं आ रहा है।
क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स आते हैं फिर धज्जियां उड़ा के चले जाते हैं। तो बात साफ है, बात साफ है, कुछ ना कुछ ऐसा रीजन मिल जाता है कि एकदम से स्टॉक गिर जाए, फिर एक इंपॉर्टेंट जगह पर आता है, फिर बाइंग आ जाती है। तो अभी यही चल रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चल रहा है। अब रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी, जो कि आपने नाम सुना होगा रॉथस्चाइल्ड, वो एनएसई ने अपना जो है हाथ मिलाया उनके साथ आईपीओ के लिए। तो ये वही नेम है जो हम यूट्यूब पर सुनते हैं, रॉथस्चाइल्ड फैमिली, वही नेम है, उनकी कंट्रोलिंग कंपनी है, ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे आज की डेट में जो मार्केट कैप है वो 15,640 करोड़ का देखने को मिल रहा है आईएफसीआई लिमिटेड का, एंड 1.76 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करा है। फंडामेंटल बेसिस पर फाइनेंशियल इंडिकेटर अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है 1.76 टाइम ये इनफ है, ये वैल्यू इनफ है, इससे ऊपर नहीं, इससे कम नहीं। तो यहां पर आप देखोगे थोड़ा सा सोच के देखिएगा कि आप जो सोच रहे हैं 100-200 की बात, बॉस वो मनी चेज कर सकता है सिर्फ, लेकिन फंडामेंटल में वो आपके सामने वो पोटेंशियल नहीं मिलेगा कि ये 100-200 के आसपास चला है। वो एक बार मनी चेज कर सकता है, लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल में कुछ नहीं, ये बात ध्यान रखिए, मनी चेज करेगा बस और कुछ नहीं है। तो जब मनी चेज करे ना तो आपको भी भाग जाना है एक बार पैसा कमा कर। लगता है हो सकता है 100 आ जाए, 100 जो हाई है इसका वो अगर ब्रेक होगा, क्योंकि वो 80-83 के आसपास का हाई है, वो अगर ब्रेक होगा 100 आपके सामने रखा हुआ होगा 3 डिजिट, हो सकता है उससे ऊपर भी निकल जाए। लेकिन उसमें क्या है कि आप अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करते रहिएगा, ये नहीं कि बस रखे हैं सो रहे हैं, तो वो होल्ड करोगे तो फिर वो दिक्कतें हो जाएगी। पीएसयू 2024 का याद है ना सिनेरियो, पीएसयूज भाग रहे थे एंड फिर वो एकदम से तो खबर आई खबर गई, 3 इवेंट थे उसमें, हम तो बात ही करते थे। तो ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में क्या इंपॉर्टेंट जगह है, मूविंग एवरेज के हिसाब से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये आपका 56, 55 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। यहाँ पर आपका 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा, ये तीनों मूविंग एवरेज आपको पड़ जाते हैं, तीनों जो आपको ग्रीन, बैगनी, रेड लाइन देखने को मिल रही है 50, 100, 200 डेमा। तो ये 55 रुपये, 56 रुपये, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। लाइन चार्ट के हिसाब से देखें तो यस हम जो है एक इंपॉर्टेंट जोन में है, एंड अगर ये टूटता है 56 रुपये के नीचे आता है तो नेक्स्ट कहीं ना कहीं वो 50 की तरफ ही होगा। और लेकिन अगर आप वो 50 वाला प्राइस जो है ना वो अगर टूट जाता है देन उसमें क्या है 10-20% की गिरावट, एकदम से नहीं तो धीरे धीरे सही, लेकिन आ सकती है, पॉसिबल है। और वो 40 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन अभी करंट में सिनेरियो अगर आप देखें मार्केट का, तो मार्केट का हाल जो है बिगड़ा हुआ। अगर मार्केट और ज़्यादा कोलैप्स होगा तो कोई भी स्टॉक बचेगा नहीं। तो ऐसे में सही तो यही रहेगा कि आप जो है थोड़ा सा लोअर लेवल का वेट करें एंड वहाँ की तरफ देखें बाय करने को। अदरवाइज आप अगर बाय कर रहे हैं तो वो एक स्टॉप लॉस के तौर पर, क्योंकि मूविंग एवरेज आपका 55-56 के आसपास बैठ जाते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस है कि आप एक रख के चल सकते हैं, ताकि अगर वो ब्रीच हो तो आप थोड़ा सा साइड में हट जाए, ज़्यादा बेहतर यही है। लेकिन मुझसे पूछोगे क्या रिस्क है आईएफसीआई के अंदर, तो देखिए बहुत 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 बड़ा रिस्क नहीं है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपये का होल्ड कर रहे हैं, 100 रुपये पर है बहुत महंगा है, नहीं। वो एनएसई का जो एक नाम है ना, वो जब भी उसके ऊपर खबर आएगी एकदम से पुल बैक आ जाता है स्टॉक के अंदर। तो अगर आप रखे हुए हैं तो कोई रिस्क नहीं है, कोई खास ऐसा रिस्क नहीं है, होल्ड कर सकते हैं। नीचे आए तो फिर वो एवरेज की स्ट्रेटजी भी आप जो है वो लगा सकते हैं, बट वो सिर्फ एनएसई के आईपीओ तक के लिए सीमित है। उसके बाद आप फंडामेंटल और ये सारी चीज़ें देखोगे तो गलत हो जाओगे, क्योंकि वो स्टॉक महंगा हो चुका हुआ। 7 का जो इंडस्ट्री पी है वो 37-38 का पी रेशो है अभी स्टॉक का, समझ रहे हो ना। तो ये बात साफ है, कहीं ना कहीं आपको इस तरफ देखना चाहिए। तो स्ट्रेटजी बना के चलिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप एनएसई के आईपीओ के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो देखिए निचले लेवल मिलेंगे तो वो एक एवरेज का काम करेगा, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल पर आता है, फिर एक कोई एनएसई खबर आ जाती है, फिर वो चल जाता है। बहुत बार हो चुका है, तो बस ऐसे ही प्ले करना है अभी। बाकी अगर आप रिस्क सेंटीमेंट पूछें तो क्या बहुत महंगा है, थोड़ा बहुत तो महंगा है ही बॉस,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही खराब ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो 40 के आसपास ही जो बुक वैल्यू है वही फेयर वैल्यू होता है, तो वो उसके आसपास ही है, तो ज़्यादा कोई खास बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। लेकिन हाँ, आपने लिया 70 के आसपास, 75 के आसपास एंड फिर वो 58 रह जाता है, तो फिर वो टेक्निकली प्ले कर रहे हैं लोग, सिर्फ टेक्निकली प्ले कर रहे हैं। ऊपरी लेवल दिखते हैं तो बेच लेते हैं लोग जो समझते हैं, लेकिन उसमें जो है वो नया फ्रेश बायर जो है वो फंस जाता है। तो बहुत हाइयर लेवल मिले तो ना खरीदा करिए। जब भी लोअर लेवल के मौके मिलते हैं वहाँ पर बाई करो एंड फिर सेल हाई पर करो। यही करना है बस, स्ट्रेटजी बना के चलनी है, फंडामेंटल कुछ नहीं है, सिर्फ एनएससी का बज है और कुछ नहीं। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।